Look, we know about Rutherford model of atom, right? Rutherford का जो model of atom था, Rutherford model of atom के according we know कि there is atom जो है वो एक spherical part है और उसके अंदर जो हमारा न्यूक्लियस है that is a central region जिसमें सारा पॉजिटिव चार्ज और मास एम्बेडेड होता है, राइट? तो देयर इज न्यूक्लियस, देयर इज एटम। तो न्यूक्लियस और एटम में न्यूक्लियस बहुत छोटा होता है, अराउंड 10 टू द पावर -15, एंड जो एटम होता है दैट इज रियली बिग, 10 मीटर विद रिस्पेक्ट टू दैट न्यूक्लियस। न्यूक्लियस कंटेन्स न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। ये सब बनाना है, सब लिखना है जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, बिना लिखे कुछ नहीं होगा, राइट? न्यूक्लियस हैज टू पार्टिकल्स, न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, while जो एटम्स हैं उसके अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक है? दीज इलेक्ट्रॉन्स revolve around the nucleus ठीक है? तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। अब बात ये थी कि एक थ्योरी आई थी और वो थ्योरी थी किसकी? मैक्सवेल की। मैक्सवेल ने एक थ्योरी दी थी एंड मैक्सवेल सेड कि अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जिसको अभी हम पढ़ने वाले, ही सेड कि अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल जैसे कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा इनसाइड द एटम या कहीं पे भी एक्सेलरेट होगा तो इट विल रिलीज इलेक्ट्रॉन। सो ही सेड कि इलेक्ट्रॉन शुड रिलीज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को अभी हम थोड़ी देर में समझने वाले हैं। इन द फॉर्म ऑफ अ वेव नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो अगर मैक्सवेल की थ्योरी इलेक्ट्रॉन पे अप्लाई होती है तो इलेक्ट्रॉन जब वो रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस तो उसको एनर्जी लूज करनी पड़ेगी, इट हैज टू लूज द एनर्जी। सो अगर ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी लूज करता है, सो एक बात तो पक्की है कि कोई भी चीज अगर अपनी एनर्जी लूज करती है तो वो अपना पाथ जो है छोटा करती जाएगी। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिव एंड प्रोटॉन्स जो न्यूक्लियस के अंदर है दे आर पॉजिटिव। सो इट विल इवेंचुअली स्पाइरल अराउंड एंड फॉल इनटू द न्यूक्लियस। कैलकुलेशन शो कि इलेक्ट्रॉन विल फॉल इनटू न्यूक्लियस, that electron will fall into nucleus in about 10 to the power -8 seconds। सिर्फ इतने कम टाइम में इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस में गिर ही जाएगा। तो दैट इज व्हाई जो रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम है, इट डज नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी, इट डज नॉट एक्सप्लेन how atom is stable, it does not explain about the stability of atom, ठीक है? due to the following points, you tell me, is this clear? Yes or no everyone? Yes sir. ठीक है? Yes sir. Yes sir. alright, so अब ये कहानी हो गई पुरानी, मतलब रदरफोर्ड मॉडल जो हो गया पुराना। अब नया क्या है? नया था बोहर मॉडल, पर रदरफोर्ड से बोहर के बीच में बहुत बड़ा फासला है जिसको हमें पूरा कवर करना है, और ये फासला तभी कवर हो पाएगा व्हेन वी गेट टू नो कि रदरफोर्ड के मॉडल के बाद और बोहर के मॉडल से पहले साइंस में क्या क्या चेंजेस हुए। और तुम जान के हैरान हो जाओगे साइंस में ऐसे ऐसे चेंजेस हुए कि जिसने पूरी केमिस्ट्री और फिजिक्स को बदल दिया, है ना? तो लेटेस्ट टॉक, और वो इतने इंटरेस्टिंग चीज तुम्हें केमिस्ट्री में पढ़ने को मिल रही है, फिजिक्स में यू आर नॉट टॉट दिस अभी, पर 12th में या 11th के एंड में यू विल बी टॉट दिस, ठीक है?
अच्छा, इज माय वॉइस एंड वीडियो क्लियर? Yes, sir. Yes. यस सर। अच्छा, वंशिका मित्तल, शायद तुम्हारी साइड पे ना नेटवर्क का इशू होगा, दैट इज व्हाई जो क्वालिटी है वो लोअर हो रही है। ठीक है, सो एक बार कोशिश करो तुम थोड़ी अच्छी नेटवर्क में आ सको, अदरवाइज आई विल प्रोवाइड हाई डेफिनेशन वीडियो लेटर। ठीक है, HD वीडियो यू विल गेट लेटर ऑन। ऑलराइट, सो नाउ टॉकिंग अबाउट कि रदरफोर्ड के मॉडल के बाद, आफ्टर द रदरफोर्ड मॉडल, रदरफोर्ड के मॉडल के बाद और बोहर के मॉडल से पहले कुछ इवेंट्स हुए साइंस में, एंड दीज इवेंट्स आर नोन एज डेवलपमेंट्स लीडिंग टू द बोहर मॉडल। दे आर द डेवलपमेंट्स लीडिंग टू बोहर मॉडल। तो रदरफोर्ड के मॉडल के बाद और बोहर के मॉडल से पहले क्या क्या चीजें हमें पता चली? सबसे पहले हम पढ़ेंगे अबाउट डुअल बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। वी गॉट टू नो अबाउट डुअल बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, उस पर मैं जल्दी आ रहा हूं। ठीक है, और इसके अंदर बहुत सारे सब पॉइंट्स थे, दैट इज ब्लैक बॉडी रेडिएशन, देन देयर वाज फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, देन देयर वाज एटॉमिक स्पेक्ट्रा। ये कुछ चीजें हमें पढ़नी है। डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ना है, और इसके अंदर कुछ सब टॉपिक्स हैं। सब टॉपिक्स हैं दैट इज ब्लैक बॉडी, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, एटॉमिक स्पेक्ट्रा। ठीक है, सो पहली बात आती है, व्हाट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मोहित देखो तुम्हारे नेटवर्क में प्रॉब्लम होगी। यस, यू हैव टू मेक नोट्स युवराज, यहीं से चैप्टर शुरू है तुम्हारा युवराज। ठीक है, व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये क्या है, व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक बहुत ज्यादा बड़ी एक वेव का एक टाइप है। जैसे साउंड वेव होती है, वैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। इसके अंदर दो चीजें हमें साफ है, एक द वर्ड इलेक्ट्रिक, एक तो वर्ड है इलेक्ट्रिक और दूसरा वर्ड है मैग्नेटिक। So when we are talking about electromagnetic wave, we are talking about two things. One is the electric field. हम किसकी बात कर रहे हैं? We are talking about electric field. And the other thing that we are talking about is the magnetic field. देखो, हर एक तुमने ये चैप्टर शायद 10th में पढ़ा हुआ है कि एक इलेक्ट्रिसिटी जब भी कहीं से पास होती है तो उसकी एक इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, और मैग्नेट के आसपास भी एक मैग्नेटिक फील्ड होती है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में दो चीजें होती हैं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी होती है और एक मैग्नेटिक फील्ड भी होती है। और हमारी जो लाइट है, लाइट सन से जो आती है, जो तुम्हारे घर में है, जो तुम्हारे ट्यूबलाइट में है, ऑल दी लाइट इन अराउंड अस इज ऑल्सो एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो जो भी हम पढ़ रहे हैं वो लाइट पे भी अप्लाई होता है। दैट मीन्स लाइट के अंदर भी दो चीजें हैं। क्या चीजें हैं? एक इलेक्ट्रिक फील्ड और एक मैग्नेटिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड जिन भी चीज में हो तो दैट इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ऑलराइट, सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में जानते हैं, व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, साथ साथ मेरे साथ ही लिखेंगे, दैट इलेक्ट्रिक एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव such as light, example light has
two components that is electric, two components, electric field and magnetic field. दो चीजें हैं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड, एक मैग्नेटिक फील्ड, which are perpendicular to each other. कैसे होते हैं? They are perpendicular to each other and perpendicular to direction of propagation. ठीक है, तो व्हाट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में दो कंपोनेंट होते हैं. कौन से दो कंपोनेंट होते हैं? वन इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, वन इज द मैग्नेटिक फील्ड, and these electric and magnetic field are perpendicular to each other and perpendicular to the direction of propagation. इस लाइन का मतलब अभी समझ नहीं आया, मैं समझा रहा हूं, रुको 2 मिनट. आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के पहले करवाया है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से पहले कुछ नहीं कराया, ये फर्स्ट टॉपिक है. ऑलराइट, लुक, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. अब देखो, ये वेव है, ये वेव किस डायरेक्शन में जा रही है? इस डायरेक्शन में, राइट? अब तुम जरा ध्यान दो, इस वेव में एक्चुअली देयर आर टू कंपोनेंट्स. कैन यू सी टू कंपोनेंट्स इन दिस वेव? देयर इज वन दैट इज द ब्लू कंपोनेंट और एक है रेड कंपोनेंट. तो यहां पर देयर आर टू कंपोनेंट्स. कौन कौन से? एक इलेक्ट्रिक और एक मैग्नेटिक. अब इन दोनों के बीच में एंगल देखो. अगर तुम इन दोनों के बीच में एंगल देखो तो जो रेड वाला वेव है वो जा रही है ऊपर वाले प्लेन में, और जो राइट वाली वेव है, जो ब्लू वाली वेव है, वो जा रही है नीचे वाले प्लेन में. व्हाट इज द एंगल बिटवीन दीज टू? द एंगल बिटवीन द टू इज 90 डिग्री. इनके बीच में जो एंगल है वो क्या है? 90 डिग्री का एंगल है. सो आई कैन से कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में दो कंपोनेंट होते हैं, और एक है रेड वाला दैट इज इलेक्ट्रिक, और ब्लू वाला मैग्नेटिक, या कोई भी हो सकता है. एक इलेक्ट्रिक और एक मैग्नेटिक कंपोनेंट होना जरूरी है. ये दोनों कंपोनेंट, दोनों वेव्स, दोनों फील्ड, एक इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, दोनों कैसे चल रही है? दे आर रनिंग परपेंडिकुलर टू ईच अदर. ऑल्सो अगर हम इन तीनों को देखें तो ये दोनों, ये रेड वाली का प्लेन है ऊपर, ये राइट वाली का प्लेन है नीचे, और ये डायरेक्शन है जिस डायरेक्शन में वो जा रहा है. तो यू कैन सी ऑल दीज थ्री थिंग्स आर परपेंडिकुलर. मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट है, पैरेलल है. इलेक्ट्रिक फील्ड और डायरेक्शन परपेंडिकुलर है, और जो मैग्नेटिक एंड डायरेक्शन है वो भी परपेंडिकुलर है. तो ऑल ऑफ देम आर परपेंडिकुलर टू वन अनदर. तो ऐसी फील्ड जिसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों हो और वो परपेंडिकुलर चले अपने आप में भी, यानी इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड आपस में भी परपेंडिकुलर और डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के भी परपेंडिकुलर, ऐसी वेव को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. इज दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्लियर टू यू? यस और नो? यस सर. यस सर. Yes, sir. ठीक सर है, ये फॉर्म कैसे होती है? ये फॉर्म होती है जैसे जब भी कोई एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट होता है मैक्सवेल की थ्योरी के अकॉर्डिंग, तब फॉर्म होती है. तो जैसे
अब हम बल्ब वगैरह भी जलाते हैं तो उससे तुम फॉर्म कर सकते हो लाइट को प्रोड्यूस कर सकते हो तो इलेक्ट्रिसिटी से, है ना। तो इट इज पॉसिबल टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ज्यादातर चीजें जो है हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पे चलती हैं। एक्सप्लेन यू अभी धीरे धीरे समझ आएगा तुम्हें। पर इज दिस बेसिक क्लियर मैन? यस सर। काव्या तुम्हें क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमारे पास ये होगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अगर कोई तुमसे पूछे लाइट क्या है, व्हाट इज लाइट, तो तुम्हारा आज से जवाब होना चाहिए, आज से पहले तो तुम्हें बहुत कुछ पता ही था लाइट के बारे में, अब तुम्हें पता है कि लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। व्हाट इज लाइट मेड ऑफ? लाइट इज मेड अप ऑफ टू कंपोनेंट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, which are perpendicular to each other and perpendicular to the direction of propagation। ये सबने नोट कर लिया है? आगे बढ़े। तो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। चिराग, ध्रुव समझ आ गया पीछे वाला पार्ट? यस सर। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में हम जान रहे हैं। और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है उसको हम कुछ प्रॉपर्टीज हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं? सबसे पहली प्रॉपर्टी है वेवलेंथ। फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये सब तुमने साउंड में पढ़ा होगा। ये किसी भी वेव की प्रॉपर्टी होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं, कोई भी वेव हो उसकी प्रॉपर्टी होती है। तो वेवलेंथ को डिनोट कैसे करते हैं? लैम्डा से। तो व्हाट इज वेवलेंथ? अगर सपोज ये मेरी एक वेव है, दिस इज द वेव, तो ये जो वेव है इसके अंदर ये ऊपर वाला पार्ट को हम बोलते हैं क्रेस्ट और इसे बोलते हैं ट्रो, है ना। तो क्रेस्ट, दोनों क्रेस्ट जो है दोनों बराबर होंगे, एक बड़ा छोटा नहीं होगा वेव में, इट इज इक्वल। ठीक है, अब इन दोनों के क्रेस्ट के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज वेवलेंथ। तो वेवलेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू क्रेस्ट और द टू ट्रॉव, ठीक है ना। उनके बीच में भी डिस्टेंस वही होगा वेवलेंथ, वन वेवलेंथ का। तो इसकी डेफिनेशन वगैरह जरूरी नहीं है, समझना ज्यादा जरूरी है, फिर भी लिख लेते हैं दैट इट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू क्रेस्ट, डिस्टेंस बिटवीन टू क्रेस्ट और ट्रो इज कॉल्ड ए वेवलेंथ। ठीक है, वेवलेंथ की यूनिट क्या है? इट्स यूनिट इज, एसआई यूनिट तो मीटर होगी क्योंकि ये डिस्टेंस है, बट ऑल्सो यूज्ड यूनिट्स अगर हम यूज करते हैं तो इसकी एक यूनिट है 1 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर -9 मीटर। 1 पिकोमीटर, 1 पिकोमीटर कितना छोटा होता है? 10 to the power -12 meter। And we also have 1 angstrom which is equal to 10 to the power -10 meter। तो 1 nanometer, 1 picometer, 1 angstrom, these are the commonly used unit prefixes जो इनके साथ यूज होती हैं। SI unit is the meter। Is the part wavelength clear to you? Yes or no? Yes, sir. Clear, sir. Yes, sir. यस सर। ठीक है, देन वेवलेंथ की बात हो और फ्रीक्वेंसी की बात ना हो, ऐसा तो नहीं होता क्योंकि ये दोनों भाई भाई हैं, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ, है ना। फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करते हैं न्यू से। हम केमिस्ट्री में आपसे फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करेंगे न्यू से। न्यू होता क्या है? न्यू इज टेढ़ा सा v, छोटा सा v है जो कि टेढ़ा है, तो दैट इज न्यू। तो व्हाट इज न्यू? न्यू इज द, इट इज द, वी विल राइट it is the number of waves that pass through a point in 1 second। मतलब सपोज ये एक पॉइंट ले लिया मैंने, इस पॉइंट से 1 सेकेंड में कितनी बार वेव्स होके निकल जाती हैं, दैट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव। मतलब 1 सेकेंड में कितनी बार वेव्स इस पॉइंट से होकर गुजर जाती है, तो दैट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव। ठीक है,
तो इसकी यूनिट, क्योंकि इसका जो फॉर्मूला है, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है 1 अपॉन टाइम पीरियड. 1 अपॉन टाइम पीरियड इज द फॉर्मूला ऑफ फ्रीक्वेंसी, और इसकी यूनिट होती है सेकेंड इनवर्स. सेकेंड इनवर्स को एक और नाम से जानते हैं, दैट इज दी हर्ट्ज. तो यहां पर फ्रीक्वेंसी का मतलब, उसका फॉर्मूला और उसकी यूनिट में क्लियर है, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. This was our first property. This was our second. ठीक है. अब थर्ड पे आते हैं. Third property is our speed of electromagnetic wave. इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं C से. और तुम्हें पता है स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, अच्छा लाइट क्या है, लाइट भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है. तो कैन आई से स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज नथिंग बट स्पीड ऑफ लाइट. तो दिस विल बी सेम एज द स्पीड ऑफ लाइट, क्योंकि सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जो स्पीड होती है वो यही होती है इन वैक्यूम और एयर, दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. तो ये सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इसी स्पीड से चलती है. ठीक है. अब स्पीड भी हो गई हमारे पास. अब स्पीड होने के बाद अब हम बात कर रहे हैं अब हम ये बात कर रहे हैं कि अगर मैं एक रिलेशन निकालना चाहूं बिटवीन वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी. मैं वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी में एक क्या चाहता हूं, रिलेशन चाहता हूं. ठीक है. सपोज दिस इज अ वेव जो मैंने बनाई, और मुझे पता है कि दिस इज द वेवलेंथ, और ये जो वेवलेंथ ट्रैवल होती है, एक कंप्लीट वेव का जो टाइम होता है दैट इज द टाइम पीरियड. तो वी कैन से द लैम्डा डिस्टेंस इज ट्रैवल्ड इन t सेकेंड्स, क्योंकि टाइम पीरियड होता है कि कितना टाइम लगता है इस एक वेव को कंप्लीट होने में. तो एक वेव जब कंप्लीट होती है तो उसका टाइम होता है t सेकेंड्स, दैट इज द टाइम पीरियड. तो अगर मुझे स्पीड निकालनी है वेव की, सपोज, सो आई कैन से स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. यहाँ पे डिस्टेंस जो है दैट इज द वेवलेंथ लैम्डा, और यहाँ पे जो टाइम है दैट इज t. लैम्डा और t हमारे पास है. तो स्पीड इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन t, और आई कैन से लैम्डा इंटू 1/t इज इक्वल टू लैम्डा इंटू न्यू, और आई कैन से फाइनली c इज इक्वल टू लैम्डा न्यू. दिस इज द relation between wavelength and frequency. तो wavelength into frequency is equal to speed of light. तुम्हें ये वाला रिलेशन समझ आया, yes or no? अगर Yes, sir. रिपीट करना है तो प्लीज जस्ट टाइप रिपीट, शर्माओ मत. अगर तुम्हें कोई चीज तुम्हारी छूट जाए, तुम्हें लगता है नहीं हुआ, तो टाइप कर दो प्राइवेटली रिपीट. मैं तुम्हारा नाम भी नहीं बोलूंगा एंड आई विल रिपीट इट. ठीक है, कम ऑन, मैं रिपीट कर रहा हूं. देखो देखो मुझे पता है कि ये डिस्टेंस है, वेवलेंथ एक डिस्टेंस है, यस और नो? Yes, sir. तो वेवलेंथ एक डिस्टेंस है. ठीक है. और ये डिस्टेंस, एक वेव कितने टाइम में चलती है, t सेकंड में, जो टाइम पीरियड होता है. तो अगर मैं स्पीड ऑफ लाइट निकालना चाहता हूं तो दैट विल बी डिस्टेंस डिवाइडेड बाय द टाइम. डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम का मतलब है कि हमारे पास डिस्टेंस हो गया लैम्डा और टाइम हो गया t. तो अब अगर मैं बोलूं टाइम t को 1/t लिख दो. 1/t तो अभी हमने देखा था फ्रीक्वेंसी था, पीछे वाले पेज पे देखा था कि 1/t इज फ्रीक्वेंसी. तो मैंने 1/t को फ्रीक्वेंसी रख दिया, 1/t को फ्रीक्वेंसी रख दिया, तो आई कैन से c
is equal to lambda into nu, that is c is equal to wavelength into frequency. Is this now clear? सर जो वेव होती है उसको कहाँ से कहाँ मार्क करते हैं हम वेव? वेव होती है उसको क्या, फिर से पूछो। सर जो वेव होती है सर, जो हमारी लाइन है वाली आपने बनाई हुई है सर, हाँ। इसमें एंड पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट लेंगे ना वेव के लिए? तुम्हें जो भी स्टार्टिंग पॉइंट एंड पॉइंट लेना है ना वो एक जैसा होना चाहिए, मतलब एग्जैक्टली सेम एम्पलीट्यूड का होना चाहिए। यहाँ से शुरू किया तो यहीं पे खत्म होगी एक वेव ना। अगर तुमने यहाँ से शुरू करी है तो यहाँ पे खत्म हो जाएगी। ये Okay, भी sir. वेवलेंथ है, ठीक है। नाउ क्लियर जतिन? यस सर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पे कुछ न्यूमेरिकल जरूर आते हैं। तो न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूला, दैट इज लैम्डा न्यू इज इक्वल टू सी, या सी इज इक्वल टू लैम्डा न्यू। चलो इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो पहला न्यूमेरिकल लिखेंगे, न्यूमेरिकल है, लिखें रेड लाइट, रेड कंपोनेंट ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम, क्वेश्चन लिखना है। रेड कंपोनेंट ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम हैज वेवलेंथ इक्वल टू 700 nanometer. Calculate frequency of this light. ठीक है, कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस लाइट। कम ऑन, ये क्वेश्चन करने की कोशिश करो, मुश्किल नहीं है। आंसर चैट पे लिखेंगे, सबका आंसर चैट पे आना चाहिए, ठीक है। सर जो वेव है उसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा? मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके बिना नहीं होगा। कैसे करेंगे? पहले वेवलेंथ लिखेंगे 700 नैनोमीटर। नैनोमीटर इज 10 टू द पावर -9 मैंने बताया, तो दैट इज 7 into 10 to the power -7 मीटर। अब हमारे पास फ्रीक्वेंसी हमें निकालनी है, तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू lambda nu is equal to c, that means nu is equal to c by lambda, that is 3 into 10 to the power 8 divided by wavelength, that is 7 into 10 to the power -7, that is 3 by 7 into 10 to the power 15. 3 by 7 is how much? 7. Around 4.2. 4.2 into 10 to the power 14 hertz is the frequency. Is this the same answer that you got? Is this clear? यस सर। Alright. Yes, sir.
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन एक और करके दिखाओ। अच्छा, एक प्रॉपर्टी और रह गई हमारी, फोर्थ प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। दैट इज द वेव नंबर। तो फोर्थ प्रॉपर्टी इज द वेव नंबर। ठीक है, व्हाट इज वेव नंबर, और वेव नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? वेव नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय न्यू के ऊपर बार, न्यू के ऊपर बार लगा दें तो दैट इज वेव नंबर। ठीक है, अब ये वेव नंबर का मतलब क्या होता है? इट इज द नंबर ऑफ कंप्लीट वेव्स, इट इज द नंबर ऑफ कंप्लीट वेव्स इन 1 मीटर डिस्टेंस। मतलब अगर मैं 1 मीटर का डिस्टेंस बना दूं, सपोज मैंने ये 1 मीटर का डिस्टेंस बना दूं, अब इस 1 मीटर के डिस्टेंस में कितनी कंप्लीट वेव्स आ जाती हैं? इस 1 मीटर के डिस्टेंस में कितनी कंप्लीट वेव्स आ जाती हैं? तो दिस विल बी माय वेव नंबर। जैसे यहाँ पे आ रही है 2 3 4 5 6 7 कंप्लीट वेव्स आ रही है, तो इसका वेव नंबर हो गया 7 मीटर इनवर्स। तो वेव नंबर का फॉर्मूला क्या है? वेव नंबर का फॉर्मूला होता है इट इज 1 अपॉन वेवलेंथ। तो जो भी वेवलेंथ है वो उसको 1 अपॉन कर देते हैं तो वेव नंबर निकल जाता है। इसकी यूनिट क्या होगी? इसकी यूनिट होगी मीटर इनवर्स और सेंटीमीटर इनवर्स। तो ये यूनिट इसकी रहेगी वेव नंबर की। इज दिस फोर्थ प्रॉपर्टी क्लियर? Yes, sir. Yes. वेवलेंथ दिखाऊं मैं तुम्हें, पुराना वाला, ये वाला युवराज? यस सर, एक सेकंड। ठीक है, तो अब एक क्वेश्चन तुम करके दिखाओगे। यू विल डू वन क्वेश्चन, ओके? दिस क्वेश्चन इज कैलकुलेट wave number and wavelength of a light having frequency ठीक है, having frequency 300 into 10 to the power 14 hertz। ठीक है, कह रहे कैलकुलेट वेव नंबर वेवलेंथ ऑफ अ लाइट हैविंग फ्रीक्वेंसी 300 into 10 to the power 14 hertz। ये ट्राई करके अपना आंसर लिखे चैट पे सारे के सारे। Okay, Vanshika, Jackie, very good.
बाकी सबके आंसर इतना मुश्किल नहीं था, ये इजी सा था। चैट पे आंसर दें। टेन टू द पावर 8 क्या है ध्रुव चिराग? सर आप क्या बोल रहे थे अभी? 10 टू द पावर 8 किसको निकाला है, क्या निकाला है तुमने? अरे वेव नंबर। वेव नंबर। मोहित हो रहा है क्वेश्चन? समझ आ रहा है मोहित? मोहित जवाब देना पड़ेगा, नहीं तो मैं क्लास में लेता नहीं हूं ऐसे बच्चों को जो जवाब नहीं देते। ठीक है, फिर पेरेंट्स से बात करेंगे हम डायरेक्ट। मोहित ये क्वेश्चन हो गया मोहित? वेव नंबर हमारे पास वेव नंबर है, निकालना है। ठीक है, पहले हम बोलेंगे वेवलेंथ इज इक्वल टू सी बाय न्यू। तो c इज 3 इंटू 10 टू द पावर 8, वो कांस्टेंट ही रहता है। और वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी कितनी है, सॉरी ये मुझे लिखना था फ्रीक्वेंसी। तो और फ्रीक्वेंसी कितनी है 300 इंटू 10 टू द पावर 14। तो अगर मैं इसको करूं करेक्ट तो दिस विल बी 3 से 3 कट, दिस विल बी 10 to the power 8 divided by 10 to the power 16, that is 10 to the power minus 8 meter. This is the wavelength, उसकी यूनिट मीटर। और वेव नंबर क्या होगा? वेव नंबर will be 1 upon wavelength, that will be 1 upon 10 to the power minus 8, that is 10 to the power 8 meter inverse। ठीक है, वेरी गुड, करेक्टली सेड बाय युवराज, रंशिका त्यागी, मयंक, शिवाली, ध्रुव, चिराग, करेक्टली आंसर। ठीक है, कुलदीप ये आंसर आया है? जतिन? यस सर। सर बस लास्ट में एक डाउट प्रॉब्लम होगी। अब क्लियर हो गया जतिन? यस सर। ठीक है, तो अब हमारे पास ये हो गया वेव नंबर, वेवलेंथ, लाइट भी हो गया, फ्रीक्वेंसी। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में। हमें कुछ तो पता चल गया है। तुमने शायद ये पहले भी पढ़ा हो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है या पार्टिकल है, यानी लाइट इज अ पार्टिकल और अ वेव, ऐसा कुछ छोटा बहुत 10th की बुक में भी लिखा हुआ था। और तब तुम कंफ्यूज हुए होगे और तब तुम्हें बोला होगा कि बड़े हो जाओगे तो पढ़ाया जाएगा। अब तुम बड़े हो चुके हो, तुमने साइंस ले ली है, तो तुम्हें पढ़ाया जाएगा, कॉमर्स वालों को नहीं पढ़ाया जाएगा। ठीक है, और क्या बात है जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं? हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि जो लाइट है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसका डुअल नेचर होता है। कैसा नेचर होता है? डुअल नेचर। तो वी आर टॉकिंग अबाउट डुअल नेचर ऑफ, गिव मी 1 मिनट। Alright, so we are doing dual nature of electromagnetic wave. ठीक है, हम ये कह रहे हैं लाइट या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो भी होती है लाइट की तरह ही होती है सारी, उन सब का
दो तरीके का नेचर होता है, दो तरीके का स्वभाव होता है। जैसे तुम्हारा होता है, कभी कभी तुम अच्छे होते हो, कभी कभी तुम बुरे होते हो, कभी खुश होते हो तो कभी गुस्सा होते हो, राइट। ऐसे ही हमारे वो कह रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का डुअल बिहेवियर है। डुअल बिहेवियर मतलब दो तरीके से रहता है। अब दो तरीके मानो अगर जैसे खुशी और उदास होना ये तो चलता है, ठीक है, पर अगर मैं बोलूं कि लाइट इज अ वेव, वो हमारे दिमाग में बैठ जाती है बात कि लाइट एक वेव है, क्योंकि हम लाइट को ऐसा सोचते हैं लाइट इज लाइक दिस, लाइट इज अ वेव, ठीक है ना। पर अगर मैं तुम्हें बोलूं लाइट इज अ पार्टिकल, तो शायद तुम बोलो अरे ये क्या बात बोल रही। ऐसा तो हम दिमाग में सोच पा रहे हैं, पर ऐसा हम कभी नहीं सोच पाते कि लाइट एक पार्टिकल है। क्यों? क्योंकि पार्टिकल का एग्जांपल है लाइक अ बॉल, क्रिकेट बॉल, और वेव का एग्जांपल है लाइक अ साउंड वेव। तो तुम ये सोचो साउंड वेव और क्रिकेट बॉल में तो बहुत डिफरेंस है। साउंड वेव तो अगर मुंह पे लगे तो पता नहीं चलता है ना, साउंड वेव अगर हमें मुंह पे लगे तो पता नहीं चलता, पर जैसे पार्टिकल है, बॉल है, वो मुंह पे लगे तो पता लगती है कि अरे वही लग गई, है ना। तो द पॉइंट बीइंग दिस कि दीज बोथ बिहेवियर आर वेरी सेपरेट बिहेवियर, वेरी डिफरेंट बिहेवियर। पर हम बोल रहे हैं जो लाइट है वो दोनों है। लाइट इज अ पार्टिकल एज वेल एज अ वेव, बोथ लाइट शोज बोथ पार्टिकल एंड वेव नेचर। अब हाउ इज दिस पॉसिबल, ठीक है। तो अब बात करें अगर हम कि वेव को बताने वाले एक्सपेरिमेंट कौन कौन से हैं, तो द एक्सपेरिमेंट्स दैट शो वेव बिहेवियर experiments that prove wave behavior includes refraction जो हम पहले कर चुके हैं, reflection जो हम पहले कर चुके हैं, diffraction जो तुम फिजिक्स में 12th में पढ़ोगे। ये कुछ एक्सपेरिमेंट है जो लाइट का वेव नेचर बताते हैं, और क्योंकि तुमने ये दो एक्सपेरिमेंट पढ़े हुए हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, तो ये दोनों एक्सपेरिमेंट को देखते हुए तुम्हारे दिमाग में ये छवि बैठी हुई है लाइट की कि लाइट वेव है, क्योंकि लाइट जैसी वेव चीजें ही रिफ्रैक्ट होती हैं, वही रिफ्लेक्ट होती हैं। एक क्रिकेट बॉल को शीशे में मारूंगा तो वो रिफ्लेक्ट थोड़ी होगी, वो तो शीशे को तोड़ देगी, है ना। तो अब पार्टिकल को कौन कौन सी एक्सपेरिमेंट्स है दैट प्रूव द पार्टिकल नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो ऐसे एक्सपेरिमेंट्स तुमने आज तक पढ़े नहीं है, और क्योंकि तुमने पढ़े नहीं है तो वो चीज तुम्हें लगती है इम्पॉसिबल। जैसे पुराने जमाने में जादू बहुत बड़ी चीज होता, जादू कर रहा है कोई, बट अब हमें पता है कि टेक्नोलॉजी के थ्रू अगर तुम जाके पुरानी सदियों में चले जाओ और बहुत आदिवासियों के पास जाकर तुम उसे मोबाइल फोन भी दिखा दो तो उसे लगेगा अरे ये क्या जादू है, इसके अंदर इंसान कैसे आ गया, है ना। तो वही बात कह रहे हैं, तो एक्सपेरिमेंट्स दैट प्रूव, क्योंकि तुम अभी आदिवासी की तरह हो, तुमने बस यही साइड पढ़ी है और तुमने इस साइड को देखा नहीं है, तो तुम्हें ऐसे लगता है कि अरे ये तो हो ही नहीं सकता, है ना। तो एक्सपेरिमेंट्स दैट प्रूव पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट इज, यू विल बी स्टडीइंग ब्लैक बॉडी रेडिएशन, एक एक्सपेरिमेंट है। There is photoelectric effect, there is atomic spectra। खतरनाक खतरनाक नाम है ना, पर कंसेप्ट इंटरेस्टिंग है, इजी है, डोंट वरी। और हमारे पास है एटॉमिक स्पेक्ट्रा के बाद हीट कैपेसिटी। ठीक है, तो these are the experiments that prove the particle nature of light। तो अब ये एक्सपेरिमेंट्स हमें पढ़ना है। सर आपने ब्लैक बॉडी के बाद क्या लिखा? इसके ब्लैक बॉडी रेडिएशन। अच्छा ठीक है, इसको हमें, इन सबको हमें पढ़ना है, ठीक है ना।
तो अब पॉइंट बीइंग दिस कि थोड़ा सा दिमाग में और बात को बिठाते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेव एंड अ पार्टिकल। एक सपोज तुम एक शादी में जाते हो, ठीक है, तुम नहीं जा रहे, मैं जा रहा हूँ सपोज किसी शादी में, ठीक है, बड़े से होटल में शादी थी, ठीक है, और मैं इस होटल में गया शादी अटेंड करने, और तुमने बोला कि ना सर थोड़ा सा ना वॉइस ब्रेक हो रही है। वॉइस ब्रेक हो रही है। हाँ, आवाज आ रही है अब मेरी? हाँ, तो मैं कह रहा हूँ मैं शादी में गया होटल में और मैं खाना खाने गया, ठीक है। अब मैं शादी में जब गया तो तुमने बोला कि सर आप जा रहे हो शादी में, थोड़ी सी ना इडली जेब में डाल के ले आना, क्लास के बाद मैं खा लूँगा। तो मैं शादी में गया, मैंने इडली को जेब में डाल लिया, ठीक है। अब इडली तो जेब में जा सकती है, तो मैं ले आया इडली। अब अगर तुम मुझे बोल रही है कि सर थोड़ा सा ना गाना बज रहा होगा वहाँ पे, वो जेब में डाल के ले आना। हेलो, हाँ 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 हाँ, बोलो अभिषेक। तुम्हारी आवाज साफ नहीं आ रही। टैब चल नहीं रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, ऐड नहीं किया। 3 बजे क्लास है? 3 बजे क्लास है ना। अच्छा, मैं कर लूँ। ठीक है, ओके। यस, तो मैं कह रहा हूँ कि जो वेव है, वेव को तो हम जेब में डाल नहीं सकते, है ना, वेव को तो हम जेब में डाल नहीं सकते। साउंड को थोड़ी मैं जेब में डाल के ला सकता हूँ, पर इडली को मैं ला सकता हूँ। तो यहाँ पर व्हाट आई एम सेइंग इज कि यहाँ पे वेव है दैट कैन नॉट बी स्टोर। वेव को स्टोर नहीं कर सकते, उसको जेब में नहीं डाल सकते। मैंने लाइट को जेब में डाल के ले आओ, लाओगे नहीं ला पाओ। और पार्टिकल इज दैट कैन बी स्टोर, राइट। तो ये वाली बात क्लियर है सबको? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेव एंड अ पार्टिकल? Yes, sir. अभी हम इसके बारे में हम आगे और पढ़ेंगे। विल बी स्टडीइंग अबाउट इट इन दी नेक्स्ट क्लास, जहाँ पे हम ब्लैक बॉडी रेडिएशन से स्टार्ट करेंगे, पार्टिकल नेचर को समझेंगे। टाइप प्रेजेंट इन चैट एवरीवन।